लेकिन वो कुछ सोच नहीं सका। उसे कुछ नहीं सूझा। भूख जब अपने बड़े बड़े दांतों से जिस्म के अंदर काटती है ना, तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। उसे भूख लग रही थी, लेकिन खाना मिलने की कोई सूरत नहीं थी। वो किसी से पैसे भी नहीं मांग सकता था। वो पूरी रात नहीं सो सका। बिस्तर पर लेटता तो करवटें बदलने लगता, बेचैनी बढ़ती तो उठकर टहलने लगता, यहाँ तक कि सुबह हो गई। रात के खाने से महरूम मैदा अब नाश्ते का सवाल कर रहा था, और नाश्ते का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। उसके पास अपनी रिस्ट वॉच समेत कुछ चीजें थी जिन्हें वो फरोख्त कर सकता था, लेकिन एक तो ये मसले का कोई हल नहीं था। आगे न जाने क्या वक्त आए, तब ऐसा ना हो कि यह आसरा भी ना रहे। दूसरे, वो जानता था कि 1000 की चीज के 100 भी नहीं मिलेंगे, और लुटना, बेवकूफ बनना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर क्या हुआ? भूख से यूं बेहाल किए दे रही थी कि लगता था अब वो गिर पड़ेगा। ऐसे में उसे आकला का ख्याल आया। हाँ, अब वो ही उसके लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। 8:30 बजे वो उस रास्ते पर खड़ा था जहां से गुजरकर आकला अपने दफ्तर जाती थी। वो खासी दूर खड़ा हुआ था। यह जरूरी था इसलिए कि आकला उसे अपने बॉस से शादी के मुतालिक बता चुकी थी, बल्कि उसने तो उसे फोन तक करने से मना कर दिया था। वो एक दरख्त के साथ खड़ा इंतजार कर रहा था। 9 बजने में 5 मिनट पर वो उसे दूर से आती दिखाई दी। हैंडबैग उसके कंधे पर झूल रहा था। अंदाज में वही मखसूस बेनियाजी थी जो मर्दों को उसे बार बार देखने पर उकसाती थी। लेकिन ज़हीन अख्तर जानता था कि वो बेनियाजी सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी ही है। वो इर्द गिर्द मौजूद हर मर्द को अच्छी तरह देख रही होती थी। वो करीब आई तो ज़हीन अख्तर अचानक उसके सामने आ गया। हेलो डार्लिंग, उसने कहा। आकला उसे देखकर हड़बड़ाई। गैर इरादी तौर पर उसके कदम कुछ सुस्त पड़ गए। मैंने तुम्हें मना किया था ना, उसने इधर उधर देखते हुए कहा। मुझे याद है, लेकिन ये जरूरी था। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। आकला अब भी इधर उधर देख रही थी, जैसे उसके साथ देख लिए जाने से खौफजदा हो। मैं इस वक्त कोई बात नहीं कर सकती, उसने तेज लहजे में कहा। दफ्तर का वक्त हो रहा है, मैं लेट नहीं होना चाहती। बॉस की भी होने वाली बीवी को ऐसी बातों की कहाँ परवाह होगी, ज़हीन अख्तर ने तंज़िया लहजे में कहा। ये मैं ज्यादा बेहतर जानती हूँ कि मुझे किस बात की परवाह करनी है और किसकी नहीं। मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, दफ्तर करीब आ गया है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि 2 बजे फोन कर लेना। मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता, इससे पहले मुमकिन ही नहीं है। 2 बजे उन्हें एक मीटिंग में जाना है, बस वही वक्त मिल सकता है। ये उन्हें तुम अपने बॉस ही को कह रही हो ना, ज़हीन अख्तर ने तंजिया लहजे में कहा। खैर छोड़ो, इस बात को आज लंच पर ही मिल लो ना। मुमकिन होता तो मैं मिल लेती। बस यही एक सूरत है कि 2 बजे फोन कर लो। मैं तो इसके हक में भी नहीं हूँ, लेकिन तुम कहते हो कि ज़रूरी है। ज़रूरी है, ज़हीन अख्तर ने ज़ोर देकर कहा। लेकिन आकला, मेरे पास तो फ़ोन करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इस पर आकला ने उसे घूर कर देखा, लेकिन शायद इसलिए कुछ नहीं कहा कि वो दोनों दफ्तर के बहुत करीब पहुंच चुके थे। उसने बैग खोलकर 10 का एक नोट निकाला और ज़हीन अख्तर की तरफ बढ़ा दिया। कुछ और भी दे दो, मैंने कल दोपहर के बाद से अब तक कुछ नहीं खाया है, ज़हीन अख्तर ने फरियाद की। लेकिन आकला आगे जा चुकी थी। उसने पलट कर उसको देखा। इस वक्त मेरे पास तुम्हारे लिए बस यही कुछ है, और हाँ, 2 बजे से पहले फोन मत करना। ज़हीन अख्तर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो 10 के नोट का हिसाब लगाने में मसरूफ हो गया था। लेकिन हिसाब किताब, और वो भी 10 रुपए के एक नोट का, कैसा मकाम इबरत है, उसने सोचा। लेकिन हिसाब तो लगाना ही था। वो घर से यहाँ तक पैदल आया था। कैसे आया था ये उसका दिल ही जानता था, और अब उसमें पैदल वापस जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। गुज़िश्ता रोज से पैदल चलने का ये मनहूस चक्कर शुरू हुआ था। अब तक उसके जिस्म का इंजर पिंजर ढीला हो चुका था। इस पर भूख कल दोपहर 1:30 बजे के बाद से उसके मुंह में उड़कर खील तक नहीं गई थी। तो हिसाब इतना मुश्किल भी नहीं था। पहली ज़रूरत घर वापस जाने के लिए 3 रुपए की थी। फ़ोन कॉल भी ज़रूरी थी। 4 रुपए इसके हो गए, बाकी बचे 3 रुपए। इसमें वो कुछ भी कर सकता था। 3 रुपए में आदमी क्या कर सकता है इस महंगाई के ज़माने में? चने मिल सकते हैं, खाकर ऊपर से पानी पी लिया जाए।
आधा दर्जन जीरे वाले नमकीन बिस्किट मिल सकते हैं या फिर चाय मिल सकती है। इनमें से दो चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। कोई एक चीज़ ले लो, उसने खुद से कहा। बिस्किटों के आइडिया को उसने मुस्तरद कर दिया। उनसे पेट भी नहीं भरता और पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। चने अलबत्ता भूख को माकूल हद तक कम कर सकते थे, लेकिन फिर सर के दर्द ने उसका यह हाल किया कि जो चाय की तलब की वजह से हो रहा था। फिर उसने फैसला कर लिया, पहले किराए की मद में 3 रुपए खर्च करना मुनासिब रहेगा। पहले घर चला जाए, यहाँ 5 घंटे गुजारना बड़ा मसला होगा। वहाँ वो घर में आराम तो कर सकेगा, फ़ोन वहाँ से भी किया जा सकता है। फिर बाकी 3 रुपए का फैसला भी हो ही जाएगा। वो मिनी बस के स्टॉप की तरफ चल दिया, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते सर का दर्द इतना शदीद हो गया था कि 3 रुपए का फैसला पहले हो गया। उसने चाय की प्याली ली और एक एक घूंट से इस तरह लुत्फ़ उठाया कि 3 रुपए की चाय की अफादियत 30 रुपए तक पहुँच गई। इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि भूख कम से कम घंटे 2 घंटे के लिए दब गई थी। 104 सीढ़ियों का अजाब झेलकर वो ऊपर पहुंचा। खिड़कियां खोलकर वो पलंग पर दराज हो गया। हवा के झोंके आए तो सर का दर्द दूर हो गया। हवा ने ही थपक थपक कर उसे सुला दिया। आँख खुली तो 1:30 बज चुका था। वो भूख के एहसास से जागा था। शायद भूख न लगी होती तो वो सोता रहता और फ़ोन का वक्त भी निकल जाता। मुंह हाथ धोकर वो नीचे आया। ठीक 2 बजे वो पब्लिक कॉल ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने आकला का फ़ोन नंबर देते हुए नंबर मिलाने वाले से कहा, सुनो भाई, मेरे पास सिर्फ एक कॉल के ही पैसे हैं, इसलिए कॉल का टाइम पूरा होते ही राब्ता मुनक़ता कर देना। नंबर मिलाने वाले ने उसे हमदर्दाना नज़रों से देखा, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। नंबर मिलाने लगा। आप प्लीज़ इस बूथ में चले जाएं, उसने इशारा किया। ज़हीन अख्तर शीशे के बने इस बूथ में चला गया। नंबर मिलाने वाले के इशारे पर उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। बाहर नंबर मिलाने वाले ने रिसीवर क्रैडर पर रख दिया। हेलो, दूसरी तरफ से आकला की आवाज़ उभरी। आकला, मेरे पास सिर्फ एक ही कॉल के पैसे हैं, ज़हीन अख्तर ने कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम पर क्या उफ्तादान पड़ी है। आकला के लहजे में झंझलाहट थी। कल से अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। ज़हीन अख्तर जल्दी जल्दी बोल रहा था। उसकी नज़रें कलाई पर बंधी थीं। मालिक मकान ने कल मुझे 1 हफ्ते का नोटिस दिया है। पीर तक मैंने 6 माह का किराया अदा ना किया तो वो मेरा सारा सामान उठाकर खिड़की के रास्ते बाहर फेंक देगा। तुम्हारा क्या जाएगा? आकला ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा सामान तो मैं पहले ही देख चुकी हूँ। वक्त कम था, इसलिए ज़हीन अख्तर ने उसके जुमले को नज़रअंदाज कर दिया। फिर कल ही मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी तनख्वाह एडवांस की मद में काट ली गई। मुझे दफ्तर से धेला भी नहीं मिला। 300 से कुछ और रकम मेरे पास ज़्यादा मौजूद थी। 950 रुपये तुम्हारे 1000 के नोट से बचे थे। कल तुमसे मिलने के बाद वापस आते हुए मेरी जेब कट गई। मुझे घर भी पैदल ही आना पड़ा। कल दोपहर से अब तक मैंने सिर्फ 1 प्याली चाय पी है। मैं नहीं मानती कि तुम्हारी जेब कटी होगी। ज़हीन अख्तर का दिमाग ही घूम गया। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो चिल्लाया। मेरे ख्याल में तुम इसे ड्रामा करना कहते हो, आकला ने सर्द लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ आकला, वरना मैं इस वक्त तुमसे तुम्हारी मुमकिना शादी के बारे में बहस कर रहा होता। मुमकिना नहीं, ये शादी इस जुम्मे को सचमुच हो रही है जनाब। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें मदऊ नहीं कर सकूंगी और इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं। तुम खूब जानते हो कि हमने किस मंजिल के लिए सफ़र शुरू किया था। मैं आकला हूँ और तुम ज़हीन हो, लेकिन पैसा ना हो तो अकल और जहानत भी बेकार हो जाती है। ये तुम भी जानते हो। पहले मैं दौलत हासिल करूँगी, फिर अपनी अकल इस्तेमाल करूँगी, और मुमकिन है कि मेरी अकल और तुम्हारी जहानत का कभी मेल हो ही जाए। वो तो जब होगा ना, जब मैं ज़िंदा रहूँगा। तुम चाहती क्या हो? नहीं समझी? मुझे माली मदद की ज़रूरत है। कुछ खाऊंगा, ज़िंदा रहूंगा तो कोई दूसरी मुलाजमत तलाश कर सकूंगा, जहानत इस्तेमाल कर सकूंगा। सॉरी ज़हीन, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। पैसे मेरे पास भी नहीं हैं। अरे क्यों झूठ बोलती हो? उस बुड्ढे खूसट से शादी कर रही हो। पैसे की क्या कमी है तुम्हें? यकीन करो, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, तो बुड्ढे खूसट से ही लेकर मुझे दे दो। देखो ज़हीन अख्तर, मैं शादी के नाम पर कारोबार कर रही हूँ, लेकिन कारोबार के भी कुछ आदाब होते हैं।
ابتدا ہی میں وقار گوا دیا تو مجھے اس کاروبار میں نقصان ہی ہوگا، اور یہ میں نہیں چاہتی۔ میں اس سے کچھ نہیں مانگوں گی تو مجھے بن مانگے سب کچھ ملے گا۔ تمہاری ضرورت ہوتی تو یہ بات کبھی نہ کہتی، ذہین اختر نے جل کر کہا۔ تمہارا گھٹیا پن سامنے آ گیا نا۔ اپنے گھٹیا پن کا تو مجھے اعتراف ہے۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری طرح تم بھی گھٹیا ہی ہو۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے گھٹیا ہو۔ تم نے میرے اس جذبے کو نہیں سراہا کہ کل میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب تمہیں دے دیا، یہ سوچ کر کہ مجھے تو منزل مل ہی جائے گی اور وہ رقم تمہارے زیادہ کام آئے گی۔ اب یہ تمہاری قسمت کہ تم جیسے آدمی کی جیب کٹ گئی۔ صبح میں نے تمہیں 10 روپے دیے، اب میرے پاس بمشکل 50 روپے ہیں اور مجھے 3 دن گزارنے ہیں۔ میں کیا کروں؟ تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں، تمہارا گھٹیا پن کوئی غیر معمولی بات نہیں، ذہین اختر نے تب کر کہا۔ آخر سکا بچی ہو نا۔ طنز کرنے کا شکریہ، عاقلہ نے خشک لہجے میں کہا، لیکن تم بھول گئے کہ تم بھی دھوبی زادے ہو۔ میں اور تم ایک جیسا پس منظر، ایک جیسے خواب اور خواہشیں رکھنے والے، ایک ہی منزل کے راہی ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد ہر طرح سے تمہاری مدد کرتی رہوں گی، لیکن اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ گیٹ لاسٹ۔ رابطہ کٹ گیا۔ عاقلہ نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا تھا۔ ذہین اختر چند لمحے یوں کھڑا رہا جیسے جسم بے روح ہو گیا ہو، اور پھر وہ تھکے تھکے قدموں سے بوتھ سے نکل آیا۔ وہی 104 سیڑھیاں، وہی کمرہ اور وہی ہوا کے جھونکے، لیکن سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ بستر پر دراز تھا۔ عاقلہ کے لفظوں کی کاٹ اتنی شدید تھی کہ بھوک کا احساس بھی دب گیا تھا۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ پہل اس نے کی تھی۔ دھوبی زادہ، ہاں یہ حقیقت ہے، وہ دھوبی زادہ ہے اور عاقلہ سکا بچی ہے۔ دونوں کے مزاج ایک جیسے تھے، دونوں نے ہی کم عمری سے ایک ہی جنگ لڑنا شروع کر دی تھی، دونوں نے اپنے ماضی سے، اپنے شجرے سے ناتا توڑ لیا تھا، دونوں ایک درخشاں مستقبل کی تلاش میں نکلے تھے، دونوں پیسے کے زور پر نام و نسب کے داغ مٹانے کی غرض سے نکلے تھے۔ پیسے کا حصول ہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ ان کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی۔ کالج میں دونوں کی ایک سی پوزیشن تھی۔ عاقلہ کالج کی مقبول ترین لڑکی تھی اور ذہین اختر مقبول ترین لڑکا تھا۔ دونوں بے حد امیر و کبیر اور معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں ذہین تھے، پڑھائی میں بھی بہت تیز تھے، پڑھائی پر بہت کم توجہ دیتے تھے، اس کے باوجود تعلیمی اعتبار سے نمایاں رہتے تھے۔ اگر ان کی پوری توجہ تعلیم پر ہوتی تو یقیناً ہر امتحان میں ٹاپ کرتے۔ دونوں نے اپنی جو ساکھ بنائی ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا۔ عاقلہ چاہتی تھی کہ کوئی دولت مند لڑکا اس سے متاثر ہو جائے اور ذہین اختر کسی امیر گھر کی لڑکی کی تلاش میں رہتا تھا، مگر ہوا یہ کہ دونوں کی تدبیر انہی دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی۔ ان کے حلقے کے دوست اور سہیلیاں اس نتیجے پر پہنچے کہ قدرت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہے، اور شاید تھا بھی ایسا ہی۔ ایک دن ذہین اختر کے ایک دوست نے کہا، یار ذہین، تم بادشاہ ہو تو تمہاری ملکہ بھی اسی کالج میں موجود ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ذہین اختر کے کان کھڑے ہوئے۔ ارے ایک ہی لڑکی تو ہے اس کالج میں، عاقلہ۔ کون عاقلہ؟ اس کی پہچان بہت آسان ہے، وہ کالج کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ حسین لڑکیاں تو یہاں کم نہیں ہیں، تم آخر کس کی بات کر رہے ہو؟ حسن اور وقار کا امتزاج اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ذہین اختر کو عاقلہ کا جغرافیہ سمجھنے میں کچھ دیر لگی، اور جب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ عاقلہ کون ہے تو وہ کچھ دیر تصور میں اسے تولتا رہا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لڑکی تھی، یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی اسے ایک بار دیکھے اور پھر دیکھنے کی خواہش نہ کرے۔ خود ذہین اختر بھی اس کے حسن سے متاثر تھا، بارہا اسے دیکھ چکا تھا، بلکہ بغور دیکھتا رہتا تھا۔ ہاں صورت شکل کی تو اچھی ہی ہے، اس نے بے نیازی سے کہا۔ اچھا؟ جمیل نے اس پر آنکھیں نکالی۔ حسن کا ذوق سب کا مختلف ہوتا ہے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ہر ایک کو حسین ہی لگے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میرے اور اس کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ارے بھائی سیدھی سی بات ہے، وہ بس میں سفر کرتی ہے تو تم بھی اسے دیکھتے رہتے ہو،
जमील ने शौकी से कहा। फिर संजीदा हो गया, और बस में तो तुम भी सफ़र करते हो? मेरी बात तो कुछ और है, ज़हीन अख्तर ने मरबियाना अंदाज में कहा। मैं तो खुद जानता हूँ ना अपने आप को, और तुम भी जानते हो, मैं कभी सिर्फ निसाबी तालीम का कायल नहीं रहा। मैंने स्कूल कॉलेज में ज़िंदगी की तालीम भी हासिल की। डैडी मुझे ग्रामर स्कूल में दाखिल कराना चाहते थे, लेकिन मैंने गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा, आम बच्चों के साथ खेला कूदा, आम बच्चों की तरह रहा। 5वीं तक मुझे माहाना जेब खर्च 1000 रुपये मिलता रहा। इसके बाद 2000 हो गया। मैट्रिक करते करते मेरा बैंक बैलेंस 1.5 लाख से ऊपर हो चुका था। मैं घर से 2 रुपये लेकर निकलता था। हाफ टाइम में बन कबाब या आलू छोले खाता था। अब कॉलेज में मुझे 5000 जेब खर्च मिलता है, लेकिन मैं बस सिर्फ 10 रुपये लेकर कॉलेज आ जाता हूँ। तुम सदर के इलाके में मुझे फुटपाथ पर बैठकर ओजड़ी खाते देखोगे तो तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा। मैंने ज़िंदगी को खूब बरता है, उसे हर जाविये से और हर रंग में देखा है। मैं ग्रेजुएशन करूँगा तो मेरे पास अपने 4 लाख रुपए होंगे। मैं डैडी के कारोबार में नहीं घुसूंगा, बल्कि अपना कारोबार जमाऊंगा। अपना तजर्बा, अपना मुशाहिदा और अपनी सलाहियतें उन पर साबित कर दूंगा। मैं खुद कुछ बनने का कायल हूँ। पिदरम सुल्तान भूत से काम नहीं चलाता, बाप की विरासत पर तकिया नहीं करता। उसने एक गहरी सांस ली। और सच कहूँ, मुझे इस अवामी ज़िंदगी में लुत्फ़ आता है, इसलिए तो कहता हूँ कि बराबर का जोड़ मिला है। जमील ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब ये है ज़हीन अख्तर कि तुमने ये सब कुछ खुद कबूल किया है। आकला पर उसके वालिदैन ने तरबियत के नाम पर ये सब कुछ थोप दिया है। उसे ज़्यादा जेब खर्च नहीं दिया जाता कि फजूल खर्ची की आदत ही ना पड़े। घर में 3 कारें खड़ी हैं, लेकिन 21 साल होने से पहले वो ड्राइव नहीं कर सकती। उसे कॉलेज छोड़ने और कॉलेज से ले जाने के लिए कार नहीं आती, बल्कि वो आम लड़कियों की तरह रहती है, मगर वो करोड़पति बाप की अकलौती बेटी है। ओह, इसके वालिदैन यकीनन समझदार लोग हैं, ज़हीन अख्तर ने दिलचस्पी से कहा। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? वो मेरी दोस्त है ना फरजाना, वो आकला की सहेली है, जमील ने कहा। आकला की सहेलियाँ और तुम्हारे दोस्त सब इसी बात पर मुत्तफिक हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हो। लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन यार, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आगे अल्लाह की मर्जी। मगर मिल तो लो उससे। कैसे मिलूं? यूं मिलना मेरे वकार के मुनाफी है, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। दूसरी तरफ आकला से उसकी एक सहेली ने भी कमोबेश इसी तरह की गुफ्तगू की। आकला का रद्द अमल भी बिल्कुल ज़हीन अख्तर जैसा ही था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसने ज़हीन अख्तर को भी कभी गौर से नहीं देखा था। वो गरूर, हुस्न और एहसास इमारत के मारे लड़कों को देखती नहीं थी। उसे यकीन था कि इस बेनियाजी ही के नतीजे में कभी गोहरे मकसूद खुद उसके रूबरू आकर दस्ते सवाल दराज करेगा। सहेलियों के कहने पर उसने ज़हीन अख्तर को देखा तो देखती ही रह गई। वो बेहद खूबरू, नहायत वजी इंसान था। उसके अंदाज में वकार, तमकिनत और ख़ुद एतमादी थी। इसमें हर वो खूबी थी जो किसी मर्द में होनी चाहिए। फिर इतना दौलतमंद, इतना समझदार और अपने ऊपर इन्हिसार करने वाला। लेकिन एक खलिश रह रह कर उसे सता रही थी। वो बहुत जाना पहचाना लग रहा था। लगता था इसे पहले भी कहीं देखा है। कहाँ? ये याद आते आते दिमाग अचानक खाली हो जाता था। भाई, मैं यूं किसी से नहीं मिल सकती, उसने अपनी सहेली से कहा। और फिर क्यों मिलूं? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। इसलिए मिलो कि हमें लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हो। तुम्हें लगता होगा, आकला ने बेजारी से कहा। 10 दिन बाद इफ़त की सालगिरह है, सहेली बोली। हम सब वहाँ मदऊ हैं। इफ़त एक मुतमव्वल घराने की लड़की थी, लेकिन आकला ने कुछ ऐसा रंग जमाया था कि वो उससे मरऊब होती रहती थी। ज़हीन अख्तर उसे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता था, मगर इफ़त ने उसके बारे में कभी रोमानवी अंदाज में नहीं सोचा था। उसके ख्याल में इस पर सिर्फ और सिर्फ आकला का हक था। ज़हीन अख्तर को भी इफ़त की सालगिरह में मदऊ कर लिया गया, लेकिन उससे पहले ज़हीन अख्तर एक बहुत ही अहम काम में मसरूफ़ हो गया।
وہ اس کام کو عفت کی سالگرہ سے پہلے نمٹا لینا چاہتا تھا۔ کام بہت اہم تھا مگر دشوار نہیں تھا۔ اسے عاقلہ کو چیک کرنا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے رہ رہ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ جعلی ہے، جو خود کو ظاہر کرتی ہے در حقیقت وہ ہے نہیں۔ ذہین اختر عفت کی سالگرہ میں شرکت کے لیے گیا تو مکمل معلومات حاصل کر چکا تھا۔ وہ اس روز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لباس کے سلسلے میں اس نے خاص اہتمام کیا تھا۔ عفت ڈیفنس سوسائٹی کے ایک وسیع اور عریض بنگلے میں رہتی تھی۔ سالگرہ کی تقریب بنگلے کے لان میں ہو رہی تھی۔ کالج سے مخصوص ساتھیوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ دیگر مہمانوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ عفت کی ہم عمر لڑکیاں بھی خاصی تعداد میں موجود تھیں۔ وہ رنگ و نور کی محفل تھی۔ ذہین اختر تقریب میں شرکت کے لیے پہنچا تو سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ عاقلہ پہلے ہی آ چکی تھی۔ عفت اسے ریسیو کرنے کے لیے لبکی۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ذہین، اس نے کہا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ بہت کم ایسی تقریبات ہوں گی جن میں میں اتنی خوشی سے شریک ہوا ہوں۔ ذہین اختر کے لہجے میں لگاوٹ تھی۔ نہ جانے کیا بات ہے؟ عفت کی آنکھوں میں خواب اترنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ذہین اختر کا یہ لہجہ اسی کے لیے ہے۔ آپ مجھے بنا رہے ہیں۔ بہرحال اس کا بھی شکریہ۔ اور یہ لیجئے آپ کا تحفہ، دلی دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ۔ خدا آپ کو ایسے بے شمار جنم دن عطا فرمائے۔ بے حد شکریہ، عفت نے پیکٹ لیتے ہوئے کہا۔ آپ شکریہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی فضول خرچ نہیں واقع ہوئی ہیں، ذہین اختر نے شوقی سے کہا۔ اور شکریہ کا بکثرت استعمال اپنائیت کی منافی ہے جس کا میں خواہاں ہوں۔ عفت شرما سی گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بہرحال رسمی تعلق کا قائل نہیں، اس لیے آپ سے ایک استدعا کر رہا ہوں جو آپ کو غیر معمولی لگے گی۔ جی فرمائیے، عفت نے بے حد اشتیاق سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو تمام مہمانوں کو انٹرٹین کرنا ہے، پھر بھی آپ مجھے کمپنی دیتی رہیے گا۔ عفت کا چہرہ تمتما اٹھا۔ کام مشکل ہے لیکن پھر بھی میں حاضر ہوں۔ ویسے آپ کے 2-3 دوست بھی یہاں موجود ہیں۔ جی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے کمپنی نہ دینے کا فیصلہ کر کے یہاں آئے ہیں، ذہین اختر نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تو آئیے میں آپ کو اپنی ایک بہت ہی پیاری کلاس فیلو سے ملوا دوں۔ شاید آپ دونوں پہلے کبھی… میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، میں صرف آپ کے لیے یہاں آیا ہوں۔ عفت کا دل جھوم اٹھا۔ اسے لگا کہ کچھ دیر پہلے آنکھوں میں اترنے والے خوابوں کو تعبیر بھی مل گئی ہے۔ اسی وقت اس کی امی نے اسے آواز دے لی۔ ایکسکیوز می، اس نے ذہین سے کہا۔ میں کوشش کروں گی آپ کو کمپنی دینے کی، لیکن مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اتنے مہمانوں کے درمیان موقع ملنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، آپ جائیے۔ دور کھڑی عاقلہ نے یہ سب کچھ کن اکھیوں سے دیکھا تھا۔ وہ بھی اکیلی تھی۔ اس کی 2 سہیلیاں بھی اس تقریب میں مدعو تھیں، لیکن وہ ذہین اختر کے دوستوں کو کمپنی دے رہی تھیں۔ عاقلہ اس سیٹ اپ کو بالکل سمجھ چکی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے اور ذہین اختر کے دوستوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے سے ملنے پر مجبور ہو جائیں۔ عاقلہ نے فیصلہ کیا کہ وہ پہل نہیں کرے گی۔ ذہین اختر خود اس کے پاس آئے تو آئے، لیکن اب جو اس نے عفت اور ذہین اختر کو باتیں کرتے دیکھا تو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ان دونوں کے انداز اور چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ جو کھیل وہاں کھیلا جا رہا تھا وہ اس کے اصولوں بلکہ بے اصولیوں سے خوب واقف تھی۔ اس کھیل میں مداخلت کی ضرورت اس لیے تھی کہ ذہین اختر اپنی تمام تر خامیوں اور برائیوں سمیت اس کے دل میں اتر گیا تھا اور اس کی کمزوریوں سے واقف تھی، اسے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بہت آہستگی سے سہج سہج اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ہیلو ذہین اختر، اس نے دھیرے سے کہا۔ ذہین اختر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اوہ ہیلو عاقلہ، کس کی راہ دیکھ رہے ہو؟ کسی کی بھی نہیں، بس بور ہو رہا ہوں، اکیلا ہونے کی وجہ سے، ذہین اختر نے جواب دیا۔ حالانکہ بور نہیں ہونا چاہیے، عاقلہ کے لہجے میں معنویت تھی۔ تمہیں یہاں جس کے لیے مدعو کیا گیا ہے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ کون ہے؟ تم جانتے ہو کہ وہ میں ہوں۔
आकला ने बड़े एतमाद से कहा। मधु करने वाले गलती करें तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ज़हीन अख्तर ने सर्द लहजे में कहा। वो सब समझते हैं कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। लेकिन मैंने ये बात तस्लीम कर ली है तो ये तुम्हारा दर्द सर है। तुम अपने मौजूदा रोल में इफ़्फ़त की तरफ बढ़ोगे, ना किसी और लड़की की तरफ। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मत करना, ज़हीन अख्तर ने बेपरवाही से कहा। मुझ में क्या कमी है? आकला के लहजे में शौकी थी। कोई नहीं, ज़्यादती है बल्कि। मिस कमरन निज़ाम सक्का।